बच्चों, अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज आप लोगों को कक्षा 10 गृह विज्ञान घर की सजावट में आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगी कला के सिद्धांत और कला के तत्व। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को घर की सजावट का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है, सजावट का आधार क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कला, कोई भी कला, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं या घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें किन किन नियम का पालन करना चाहिए, तब हमारा जो डेकोरेशन होता है, जो सजावट होती है, वो ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो घर की सजावट जब भी हम करें या कहीं भी, आप देखते हो बेटा आजकल शादी, बर्थडे पार्टी या कोई भी फंक्शन होता है तो हर फंक्शन में आप देखते हो कि डेकोरेशन के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। अब वो व्यक्ति किस तरीके से आपके घर पर डेकोरेशन करता है, उस हिसाब से वो क्या करता है, अपना चार्ज लेता है। ठीक है, तो सारे बच्चे आप सभी ध्यान दो, आप भी कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि हमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए, तो आप भी एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। आप भी कोई भी सजावट करना हुआ तो आप एक अलग तरीके से कर सकते हो जो लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो इसी में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कला के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, ये बेटा टॉपिक जो है आपको कक्षा 12 में भी काम आएगा, इसीलिए आप सारे बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 12 के साथ साथ आगे आप जितनी भी पढ़ाई करोगे होम साइंस रिलेटेड, वहाँ आपको हर जगह ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो घर की सज्जा में जो कलात्मक सिद्धांत है वो कुल कितने हैं? 5 है। आपका मेल या अनुरूपता, हार्मनी, अनुपात, प्रोपोर्शन, संतुलन, बैलेंस, लय, रिदम, दबाव, इम्फेसिस। यानी इन सिद्धांतों के आधार पर हमें अपने कला के तत्वों को कला के सिद्धांत का पालन करना होता है। ये हमारे 5 हैं। कला के सिद्धांत कहिए या गृह सज्जा के सिद्धांत कहिए, ये कितने हैं बेटा? 5 हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक एक को समझाऊंगी थोड़ा अच्छे से। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुरूपता। हार्मनी क्या होती है? अनुरूपता यानी कि जहां पर हमें एक समान भाव उत्पन्न हो। क्या हो? एक समान भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुरूपता। इस अनुरूपता के भी हमारे जो हैं अलग अलग पार्ट हैं। किनके किनके द्वारा हमारी अनुरूपता हमें देखने को मिलती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा। क्या हम देखेंगे बेटा? रेखा। अब देखो, रेखा जो होती है वो हमारी खड़ी भी होती है, पड़ी भी होती है, तिरछी भी होती है, आपके जिगजैग भी होती है, यानी किसी भी प्रकार की। ये सब क्या है? रेखा के प्रकार। इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने जो भी डेकोरेशन करते हैं उनमें इन रेखाओं का प्रयोग करके हम उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो रेखा रेखा भी, अब जैसे कहीं भी एक जैसी खड़ी खड़ी लाइनें हैं, बस खड़ी खड़ी लाइनें, तो वहां पे क्या है? अनुरूपता है, यानी वहां की जो लाइन है एक समान है। तो अनुरूपता मतलब ही होता है एक समान भाव पैदा करना। इसका मतलब लिख लीजिए, एक समान भाव उत्पन्न करना। ठीक है बेटा? अब वो किसी भी चीज से हो सकता है। तो अब रेखा रेखा आपने देख लिया, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। ठीक है, ये आपका क्या है? यानी खड़ी रेखा, जो ऐसे खड़ी रेखा है हॉरिजेंटल, ऐसे है वर्टिकल, यानी इसे खड़ी इसे पड़ी। ये क्या है? तिरछी, डायगोनल, और आपका आता है जिगजैग। इन रेखाओं के द्वारा एक आता है कर्व, वक्र रेखा। ठीक, दो कर्व को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है? सर्कल। तो इन रेखाओं से हम क्या करते हैं? अपनी सजावट में परिवर्तन लाते हैं। तो अनुरूपता का एक भाग हमने देख लिया, रेखा। अभी रेखा को मैं आपको और भी पढ़ाऊंगी। कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे? तत्व में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत। तो हमने सारी रेखाओं को देख लिया। ठीक है, यानी हमारी खड़ी रेखा हो गई, पड़ी रेखा भी हो गई। ये सब आप जब LKG में जाते हो ना बेटा, जब बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं, यानी नर्सरी में
प्ले ग्रुप में, तो वहां पे क्या होता है, बच्चों को यही सिखाया जाता है। ठीक, चलिए, अनुरूपता किससे आती है? रेखा से। दूसरा आता है बेटा हमारा आकार। क्या होता है? आकार। अब देखिए, आकार के द्वारा भी हम क्या लाते हैं? अनुरूपता, यानी एक समान भाव हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो अनुरूपता में हम क्या देखेंगे? रेखाओं के मिश्रण से किसी वस्तु का आकार बनाता है तो वह वस्तु के आकार रेखाओं के मिश्रण रूप होते हैं। यानी कहीं भी आप एक जैसी ही रेखा बनाते चले जाओ, एक जैसी ही रेखा बनाते चले जाओ, तो क्या हुआ? ये आकार से हमने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया हमने? आपके जो भी हमने डिजाइन तैयार किया है वहां पे हमने क्या कर दिया? परिवर्तन ला दिया। ठीक है, अब ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा बनावट। क्या आता है बेटा? बनावट। इसी में हम देखेंगे बनावट। ये आपके कला के तत्व में भी आता है। मैं तत्व अलग से समझाऊंगी, पहले आप सिद्धांत को समझ लो। सिद्धांत में ये 5 जरूरी है, 5 के नाम याद कर लीजिएगा। अब इसके अंदर में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो बनावट क्या है। आप बनावट मतलब क्या करते हो? जिसे हम टेक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेक्सचर। किसी भी वस्तु को जब हम बनाते हैं ना, तो बनाने वाले पदार्थ का गुण जो होता है वही उसकी बनावट कहलाती है। यानी जो बनावट होता है उसका हम क्या मतलब समझेंगे? चाहे कोई कपड़ा है, या फिर कोई चादर है, या फिर कोई भी मुलायम चीज, वस्तु ले लीजिए, कोई भी चीज, तो हम जब उसको देखते हैं ना तो हम उसे छूते हैं, महसूस करते हैं, यानी उसके टेक्सचर को देखते हैं। कड़ा है, नरम है, कपड़ा है, या फिर चादर है, या क्या है, कठोर है, मुलायम है, कुछ भी। तो ये हमें कैसे पता चलता है? बनावट से। आप देखते हो कि कोई भी ड्रेस पहनता है तो दूर से देखने में बड़ी सुंदर लगता है, और ऐसा लगता है वाह कितना सुंदर होगा ना, इसको छुएंगे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप पास से देखते हो, छूते हो, तो आपको समझ में आता है नहीं, देखने में कुछ और था लेकिन अभी छूने में क्या है, इसमें कोई परिवर्तन है। तो ये हमारा क्या हो गया? बनावट। फिर इसी में आपका आता है रंग। रंग के बाद यानी 4 रंग। रंग को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी बेटा। ये रंग, इनके द्वारा क्या होता है? हमारे जो कला के सिद्धांत है उसमें क्या आती है? अनुरूपता आती है। अब हम देखेंगे बेटा अनुपात, कि अनुपात क्या होता है? लॉ ऑफ रूल क्या है? क्या देखेंगे हम बेटा? लॉ ऑफ रूल्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं संबंधों का नियम। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ रूल या फिर लॉ ऑफ रिलेशनशिप। इसे हम क्या बोलते हैं? संबंधों का नियम। क्या बोलते हैं? संबंधों का नियम। ठीक है, अब संबंध मतलब क्या होता है बेटा? यानी अगर हम कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो वो हमारा समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, समान स्थान पर हो, यानी सब कुछ इसमें एक पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कोई भी, मान लीजिए ये हमारा मेज है बेटा, अब ये मेज है, ठीक, इस मेज को हमें थोड़ा सा सजाना है, तो सजाने के लिए हम या तो बीच में फ्लावर पॉट को रखते हैं, या फिर हम चारों कोने इसके सजावट कर देते। तो हमने क्या किया? एक समान पर किया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात। अब देखो बेटा, आता है हमारा संतुलन। क्या आता है हमारा? संतुलन। इसे हम बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस भी वही हो गया। आप देखते हो, अगर मान लो कोई भी अपने दरवाजा है, ऐसे दरवाजा, तो आप देखते हो कहीं कहीं दोनों तरफ खिड़कियां और समान दूरी पे, समान आकार, समान अनुपात का होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? हमारा बैलेंस हो गया है। यानी एक तरफ हमने इधर, तो इधर भी हमारा सेम जैसा है। आप देखते हो दीवार पे एक मान लो बड़ा सा लगा, फिर उससे छोटा लगा, फिर उससे छोटा लगा, तो ये क्या है? ये भी तो हमारे क्या है? संतुलन में ही हो रहा है ना। तो बैलेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सोफा रख दिया है, और एक सोफा आपने यहाँ लगा दिया, एक सोफा आपने यहाँ लगा दिया, और बीच में आपका ये टेबल हो गया। ठीक है बेटा, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई बड़ा सा फ्लावर पॉट रखते हैं, तो हम इस साइड भी वही सेम जैसा फ्लावर पॉट यहाँ भी रखते हैं। तो इससे क्या हो, ये हमारा बैलेंस पे है। या फिर आप देखते हो, अगर आपने टीवी रख दिया है दीवार पे, ये आपने टीवी रखा है और आपने कोई भी सीनरी रख दी है, यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ खाली खाली सा दिखता है, तो आप क्या करते हो? ऐसी सीनरी आप एक यहाँ भी लगा देते हो। तो ये हमारा दोनों क्या है? बैलेंस पे है। अब देखो बेटा, लय, रिदम क्या होता है? ये भी हमारे सिद्धांत का एक नियम है। रिदम मतलब, अगर मान लीजिए ये साड़ी है,
ये क्या है बेटा? ये साड़ी है। अब देखो साड़ी का जो बॉर्डर होता है बेटा वो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। जैसे आप बचपन में साड़ी का किनारा बनाए होगे ना, साड़ी का किनारा में तो वो क्या होता है, आपने भले ही अब अलग अलग बॉक्स में जो भी कर दो, लेकिन अगर हम एक जैसा डिजाइन बना लिए, एक जैसा डिजाइन बना लिए तो ये हमारा क्या है बेटा? इसी को हम बोलते हैं लय। यानी एक ही वे में कोई भी चीज का जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? लय कहलाता है। समझ में आया? ये भी हमारा क्या है? सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कला का या फिर गृह सजावट का। अब इसके बाद आता है बेटा दबाव। अब देखो आपको यहाँ मैं बता दूं, संतुलन 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 जो होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। मैं मेरे से छूट गया। आप देखो संतुलन जो होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका औपचारिक, क्या होता है? एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। क्या होता है बेटा? अनौपचारिक। औपचारिक में हमारी चीजें बिल्कुल बैलेंस में होगी, अनौपचारिक में जरूरी नहीं है कि वो आपका बैलेंस में ही हो। ठीक है, वो परिवर्तित भी हो सकता है। तो बैलेंस यानी हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है, औपचारिक अनौपचारिक। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दबाव देखो, मान लो हमने कोई भी सुंदर सा चादर बना दिया। अब चादर के किनारे किनारे हमने ऐसे इसका बॉर्डर बना दिया, तो हम देखो बेटा ना बीच में सेंटर में इसके कुछ तो ऐसा अच्छा सा चीज बनाते हैं जिससे हमारा इस पर क्या होता है? दृष्टि सबसे पहले जाती है। तो जिस भी चीज पे आप जैसे मान लो आपने कोई भी अपना सूट बना लिया, ये आपने जो है अपना सूट बना लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चाहे अगर आपका सूट कितना भी सिंपल हो, आप यहाँ पे एक सुंदर सा डेकोरेशन करवा लेते हो, तो सारा यानी इस पूरे ड्रेस का दबाव कहाँ पड़ा? आपके यहाँ पर। तो दबाव का मतलब ही होता है कोई भी डिजाइन जब आप तैयार करते हो बेटा, तो उस डिजाइन का जो मेन बिंदु होता है, जहां पर हमें लगता है कि नहीं इससे इसकी सुंदरता सबसे ज्यादा बढ़ रही, वही हमारा क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। समझ लिए दबाव क्या होता है, दबाव किसे कहते हैं? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चित्र भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आ जाए आपके ही बुक से। ठीक है बेटा, अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं, थोड़ा सा समय का अभाव है बेटा, और अभी यूट्यूब को भी सीखना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अभी आप लोग बुक से ही समझो, उसके बाद धीरे धीरे जैसे 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 मुझे भी ज्ञान बढ़ेगा मैं आप लोगों को भी वैसे वैसे ज्ञान देते जाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी यहाँ देखो क्या है? अनुपात है। अब देखो अनुपात में क्या है, जैसे यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी है, यहाँ भी है, यहाँ देखो दोनों चित्र को देखो, ये क्या है? यहाँ छोटा सा है, यहाँ पे बड़ा सा है। ये देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है? तो अनुपात मतलब अगर हमने चेयर छोटा लिया है तो हम स्टूल भी छोटा लेंगे, यहाँ हमारा सीनरी भी छोटा और ये लैंप भी हमारा छोटा। लेकिन अगर हमने बड़ा लिया तो हमारा सब चीज बड़ा बड़ा। यही होता है हमारा अनुपात। अब देखो बेटा संतुलन, संतुलन क्या? औपचारिक औपचारिक संतुलन देखो, जैसे ये मान लो आपने सीनरी लगा दी है, आपका टीवी है या कोई भी चीज है, यहाँ जैसी खिड़की है सेम वैसी यहाँ भी है। आपने मेज पे फ्लावर रखा है तो दोनों तरफ आपने रखा, चेयर है तो दोनों तरफ ही, ये क्या है? बैलेंस में है। और बैलेंस का कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है? फॉर्मर। ठीक है, औपचारिक। अब देखो अनौपचारिक, आपको अंतर कुछ दिख रहा है? यहाँ पे अंतर कुछ दिख रहा है बेटा? सेम है दोनों चीजें, लेकिन अंतर है। यहाँ पे हमने ये फ्लावर पॉट यहाँ रखा है और ये जो हमारा कबूतर है वो यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो अलग है ना। तो ये क्या है? हमारा अनौपचारिक है, ये बैलेंस में नहीं रहेगा। अब देखो लय, लो जो मैंने आपको रिदम बताया था, अब एक वे में ही फुल बनते जा रहा है ना, जैसे यहाँ डिजाइन है फिर वहां फिर सेम सेम ऐसे बिल्कुल सेम सेम। तो यही हमारा क्या कहलाता है? रिदम कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो लय होता है ना बेटा, वो विकिरण लय, तिरछी लय और वक्राकार लय। यहाँ पे देखो कैसे है विकिरण, यानी जो लय होता है वो जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हमारा जो लय है वो तिरछी भी हो सकता है, जिग जैग में भी हो सकता है, ऐसे वक्र के आकार, वक्र यानी इस तरह से आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ बड़ा, तो इस आकार में भी हमारा हो सकता है। अब दबाव का मतलब होता है कोई एक बिंदु लो जहां पर आपकी दृष्टि टिके, वही हमारा क्या होता है? दबाव। अब देखो बेटा हमने कला के सिद्धांत को देख लिया, पांचों हमने सिद्धांत को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कला के मूलभूत तत्व, यानी हमारे कला के तत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कला के तत्व। ठीक है बेटा, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये मेरा नोट्स है
यहाँ पे क्या है, तत्व। तत्व कितने हैं, 7, और सिद्धांत कितने हैं, 5। ठीक है, रेखा, आकार, नमूना, रंग, पोत, प्रकाश, रिक्त स्थान, ये हमारे क्या है, 7 हैं। कला के 8वां तत्व को रखा गया है किसमें, विचार। विचार को कला का 8वां तत्व कहा गया। ये है आपका सिद्धांत। अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव, ये हमारा क्या है बेटा, सिद्धांत। आप बच्चों में से जिन भी बच्चों को जिस भी टॉपिक का नोट्स चाहिए होगा, या आपको मास्टरमाइंड या फिर अवतार या फिर कंप्लीट कोर्स, किसी भी चीज़ का कोई भी आपको अगर नोट्स चाहिए होगा या कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा बेटा। मैंने अपना एक नया टेलीग्राम चैनल बना लिया है, अम्बे होम साइंस बाई अनुराधा मैम करके, तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से जा कर के फ़ोटो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप उसका प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा, आपको जैसी सुविधा होगी। अगर आप लोग खुद से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर जिन बच्चों को दिक्कत होता है कि नहीं हमें टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है, तो आप यूट्यूब पर ही बेटा वीडियो को रोक करके आप यहीं से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी अगर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे आप वहाँ पे यानी टेलीग्राम चैनल पे आप पहुँच जाएंगे, तो आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, मैं जितना भी नोट्स अगर वहाँ पे डालूंगी, अभी तो नहीं बेटा, जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा ना, तो मैं आपको वहाँ क्वेश्चन दूंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी, जिसे आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, और उसमें ये भी दिखाएगा कि कौन बच्चा सबसे पहले कम टाइम में कितने क्वेश्चन सही किया है, तो उसमें रैंक भी निकलता है 10 रैंक तक, तो आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मुझे भी बहुत सारा चीज़ उसमें सीखना है। तो धीरे धीरे अभी हम लोग अपना पढ़ाई करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कला। सबसे पहले रेखा, रेखा के बारे में मैंने बताया था बेटा ना, तो देखो हर एक रेखा से हमें कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है। हर एक रेखा से हमें कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है। इतना डिटेल आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा समझा दे रही हूँ आपको। देखो रेखा, लंबवत जो रेखा होती है बेटा, वो लंबाई, ऊंचाई, औपचारिकता, शक्तिशाली, जोश, पुरुषोचित, दबाव, उत्साह, मस्तिष्क की सजीवता, यानी इसको प्रस्तुत करता है कौन, खड़ी रेखा, लंबवत रेखा। समतल, जिसको पड़ी रेखा या आड़ी रेखा बोलते हैं, वो हमें विश्राम। आप अगर ऐसी रेखा निरंतर देखते रहोगे ना, तो आपको थोड़े टाइम बाद ऐसा लगेगा कि हमें नींद आ रही है। ठीक है बेटा, तो हमें मुक्ति, चौड़ाई, निष्क्रियता, मन को शांति और स्फूर्ति प्रदान करता है। तिरछी रेखा, ये क्या करता है, गतिशीलता, क्रियाशीलता। क्या है बेटा, गतिशीलता, क्रियाशीलता, संतोष, परिवर्तन, ढलान रेखा, सहिष्णुता, यानी इसका भाव उत्पन्न करता है। अब आता है आपका लोचमय रेखा, जिसे हम वक्र या कर्व रेखा कहते हैं। ये कैसी होती है, लचीली होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है बेटा। ठीक है, आनंद, यानी अब फ्लेक्सिबल है तो कहीं ना कहीं हमें सौंदर्य और आनंद का ही बोध कराएगा। तो आनंद, सौंदर्य, जीवन का प्रतीक, प्रशंसा, नाजुकता और विशिष्टता का समृद्धि है। ठीक है, तो ये आपके रेखा के बारे में हो गया। अगर आप लोग अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा जरूर। और जो बच्चे भी तैयारी करने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले, उन बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट बेटा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं हम लोग आकार को देखेंगे। आकार क्या है बेटा, रेखाओं के मेल से जो आकार बनता है उसे ही हम आकार कहते हैं। जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। जैसे वर्ग, तो 4 भुजा एक समान, यानी जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा वर्ग कहलाता है, यानी जिसकी चारों लंबाई और चौड़ाई सब एक बराबर। आयत, आयत में लंबाई ज्यादा हो सकती है, चौड़ाई कम हो सकती है, तो ये हमारा क्या है, आयत। अब 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज इधर से, एक 2 तिरछी रेखा, एक तिरछी इधर, एक तिरछी रेखा इधर, और एक आपकी समतल रेखा, इससे हमारा क्या बन गया, लंबवत। बाद दो कर्व, एक कर्व इधर लीजिए और एक कर्व इधर, ये हमारा क्या बन गया बेटा, वृत्त बन गया। ठीक है, इसके बाद है पंचभुज, तो 4 तिरछी भुजाएं लेंगे हम, 4 हम क्या करेंगे, 4 हम तिरछी भुजाएं लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक हम क्या करते हैं, समतल रेखा ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, पंचभुज हो जाती है। तो ऐसे ही 4 भुजा और 2 समतल, तो 4 भुजा, सॉरी ये इस तरह से होता है। अब देखो क्या है, 4 तिरछी, यानी हम 4 तिरछी लेंगे, 4 हमारी क्या रहेगी, तिरछी। अब 2 खड़ी, ये हमारा हो गया क्या, षटकोण, ये हमारा क्या बन गया, षटकोण। ठीक है, तो ये रेखा है। अब नमूना देखिए, नमूना क्या है बेटा, नमूना प्राकृतिक भी होता है, ज्यामिति भी होता है, मिश्रित भी होता है और अमूर्त भी होता है। यानी प्राकृतिक नमूने जो भी
प्राकृतिक नमूने हैं उसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं ज्यामिति। इन्हीं ज्यामिति नमूनों के आधार पर ही जो हमारे क्या बोलते हैं घर बनाने वाले होते हैं इंजीनियर लोग ना, वो इसी ज्यामिति के आधार पे ही आपके घर के नक्शे तैयार करते हैं। मिश्रित मतलब इन दोनों के मेल से, अमूर्त मतलब कोई स्पष्ट नहीं होता, वो वस्तुनिष्ठ कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आता है आपका बेटा पोत। क्या होता है पोत? तो किसी भी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने के बाद हम उसके गुण और दोष को समझ जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? पोत। इसे हम अनुभव द्वारा, माप द्वारा, प्रकाश द्वारा हम इसे महसूस करते हैं। रंग, अब रंग को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको बेटा, क्योंकि रंग बहुत जरूरी है। जो बच्चे इसमें से ड्राइंग पढ़ते होंगे तो उनको भी यहाँ पे काम आ जाएगा रंग क्या है। ठीक है, तो रंग का थोड़ा सा आपका बड़ा है, चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं रंग क्या है। रंग जो होता है बेटा, रंग के सिद्धांत है। तो रंग के जो सिद्धांत है वो दो लोगों ने दिया है, एक प्रांग ने दिया है और एक मुंसेल। तो प्रांग जो थे उन्होंने रंग के 5 भाग बांटे हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थ रंग। ठीक है, और मुंसेल ने क्या किया, उसको 3। तो प्रांग के रंग को ही हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बेटा, और ये आपके ड्राइंग में भी काम आता है। तो जो बच्चों का भी ड्राइंग है आप देख लीजिएगा। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग वही रंग कहलाते हैं बेटा जो किसी और रंग से नहीं बनते हैं, प्राथमिक रंग उसे ही हम कहते हैं। और हमारे प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 है, पीला, लाल और नीला। तो लाल, पीला और नीला ये हमारे क्या है, प्राथमिक रंग है, ये किसी रंग के मेल से नहीं बनते। द्वितीयक रंग, तो 2 प्राथमिक रंगों के मेल से जो रंग तैयार होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी रंग कहलाता है। तो अब देखिए लाल, पीला, नीला, अब लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी, पीला नीला मिलाने से हरा, और नीला लाल मिलाने से बैगनी है। और ये मेल भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में ऐसे ही बना लीजिएगा कि पीला और लाल को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, और पीला नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, या फिर लाल नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, इसको देख लीजिएगा। अब आता है आपका मध्यवर्ती रंग। अब देखो मध्य मतलब आप समझ लो कि दोनों के बीच का, तो एक प्राथमिक होगा और एक द्वितीयक, यानी एक आपका प्राइमरी रंग रहेगा और एक सेकेंडरी। तो इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से जो रंग बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, मध्यवर्ती रंग। इसी प्रकार से हमारा यानी तृतीयक रंग, तो तृतीयक रंग जो होता है बेटा वो 2 द्वितीयक रंगों के मेल से बनता है। जैसे हरा बैगनी से स्लेटी नीला, हरा नारंगी से धुएं के समान पीला, नारंगी बैगनी से ईंट जैसा। चतुर्थ रंग, चतुर्थ रंग कैसे बनेगा, 2 तृतीयक रंगों के मेल से हमारा क्या बनता है, चतुर्थ रंग बनता है। बस आप इसको देख लीजिए, इतना ही समझ लीजिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बेटा। अब देखो रंग जो होता है बेटा उसके भी प्रकार होते हैं, एक अनुरूप रंग योजना होती है, एक विपरीत रंग योजना होती है। तो इतना आपको डिटेल नहीं जाना है, ये मैं पढ़ाऊंगी आप लोग के कक्षा 12 वाले सिलेबस में। ठीक है, जब मैं कक्षा 12 वालों का लूंगी ये वाला लेसन, तब मैं वहां और डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो आप बच्चे भी वहां से जाके इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ भी बताना पड़ जाएगा और वहां भी। तो आपके लिए बस इतना ही बहुत जरूरी है बेटा, इससे ज्यादा नहीं। और भी हमारा 2 छूट गया, एक है हमारा तत्व में प्रकाश, एक हमारा क्या है बेटा, प्रकाश। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है, देखिए प्रकाश, आप कितना भी सुंदर डिजाइन क्यों ना करें, आप कितना भी सुंदर घर सजा लो, लेकिन अगर वहां पर अच्छी उजाला नहीं है, प्रकाश अच्छा नहीं है, तो आपके घर की सुंदरता बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी, आपकी सजावट दिखेगी ही नहीं। तो प्रकाश का भी हमारे कला के तत्व में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बेटा। अब कहीं भी आप देखते हो ना, जैसे कोई स्टेज भी तैयार होता है या आप लोग के यहाँ एनुअल फंक्शन होता होगा, तो कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइट के द्वारा उसको फोकस करते हैं ना। वो व्यक्ति जिधर भी जाएगा लाइट का प्रकाश उधर जाएगा, मतलब वो क्या होता है, प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मनोभावों को भी व्यक्त करते हैं। अब आता है रिक्त स्थान। अब बेटा मान लो आपने कोई भी डिजाइन तैयार किया, आप चलो रुमाल ही, आप अगर आपकी टीचर रुमाल बनवा रही है और आप पूरे रुमाल में कढ़ाई कर दिए, कहीं जगह ही नहीं छोड़े, क्या वो देखने में अच्छा लगेगा? नहीं। तो रिक्त स्थान जो होता है बेटा वो भी हमारे सुंदरता को बढ़ाता है, इसीलिए कला के तत्व में रिक्त स्थान को भी महत्व दिया गया। और 8वां है हमारा विचार। हम जैसा विचार करते हैं, जो जो हम सोचते हैं उस तरह से हम अपने कला को निखारने की कोशिश करते हैं। तो अभी से मान्यता नहीं प्राप्त है, अभी हमारे 7 ही है। तो कला के तत्व कितने हैं, 7, और कला के सिद्धांत हमारे कितने हैं बेटा, 5। तो आप सारे लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर आप कमेंट करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ ताकि वो सब भी जुड़ सकें। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचिए। कोई भी रास्ते बेटा हो,
कोई भी रास्ते अगर आप उस पे निकल गए हो तो उसे पीछे मत देखो, आप चलते जाओ, ज़रूर मंजिल मिलेगी। बस इसी उम्मीद से मैं यही सोचूँगी कि आप भी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और मन से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है बेटियों को थोड़ा-सा घर के भी काम मिल जाते हैं, बाहर का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ जाती है। तो आप इस माहौल में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई करो बेटा। आप बच्चों के लिए, मेरे कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, उन सबको उन सबको मैंने सुना, उन सब की बातों को जब मैंने महसूस किया तो सही बात है बेटा, बेटियों के लिए पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अभी जो साइंस लेके पढ़ते हैं ना, तो उनके माँ-बाप भले वो पढ़ने में अच्छे हों या ना हों, लेकिन उनको एक अलग प्रायोरिटी मिल जाती है। हाँ, ये साइंस से पढ़ा है, इसको बहुत पढ़ना है, बहुत। लेकिन आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा-सा लोग सोचते हैं क्या पढ़ना ही है, क्या लिखना ही है। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा जो है समय आपका कम मिलता है। तो बेटा इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप बच्चे घर के काम करते रहो, आप सिर्फ़ वीडियो सुनो। सुनने से ही आप देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ बेटा आप ज़रूर अच्छा करोगे। बस आप इसी विश्वास से पढ़ाई करते रहो और सबको दिखाओ कि नहीं, आप भी बच्चे आगे बढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।